भी हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का। इससे पहले वाला पार्ट आपने देख लिया होगा, है ना, जिसमें मैंने आपको समझाया परिवर्तनकारी काल के बारे में। अब चलते हैं अपना सेकंड चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि मौर्य साम्राज्य जो है उसकी स्थापना कैसे हुई। पूरी बैकग्राउंड की कहानी समझेंगे। सिकंदर कैसे हमारे भारत पर आक्रमण करेगा, नंद वंश का कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है सर्वनाश करेगा, और कैसे चाणक्य का इसमें रोल होगा। चलिएगा कहानी को शुरू करते हैं। इससे पीछे मैंने आपको बताया था क्लियर कि 16 महाजनपदों की स्थापना हुई थी, है ना, यहाँ समझाया था मैंने आपको। चलिएगा आगे समझते हुए चलते हैं। देखो कितने महाजनपद की स्थापना हुई थी हमारे भारत के अंदर, 600 ईसा पूर्व के आसपास 16 महाजनपदों की। और जो 16 महाजनपद थे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 16 महाजनपदों में से, कभी 16 तो नहीं पूछेगा आपसे, हाँ ये पूछ लेगा 16 महाजनपदों में किन्हीं 4 का नाम बताओ। तो बस आप ध्यान रखना, अवध, मगध, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ऐसे मेरे साथ 2-3 बारी बोल लो, याद हो जाएगा आपको। मैंने बोलो अवध, मगध, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। अवध, मगध, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। याद हो गया? ठीक है। उन 16 महाजनपदों जो थे हमारे भारत के अंदर, उन 16 महाजनपदों में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था 16 में से? तो आप बोलोगे भैया 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जो था उस महाजनपद का नाम था मगध। और सारी कहानी हमारे भारत में मगध से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि मगध महाजनपद जिसे आज वर्तमान बिहार में कहते हैं, आज इसका नाम क्या है? वर्तमान बिहार है। ठीक है, ये मगध बिहार में था। मगध महाजनपद जो था, इस मगध महाजनपद से हमारा क्या हुआ? सबसे पहला साम्राज्य शुरू हुआ। सबसे भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? वो था हर्यक वंश। सबसे पहला साम्राज्य जो है वो कहां शुरू हुआ? मगध पे। और मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला साम्राज्य जो था उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखना, एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको मैं सारे वंश याद, सारे सातों के सातों वंश याद करवा दूंगा जिन्होंने मगध पर शासन किया। तब बोलना भाई मगध पर कितने वंशों ने शासन किया? तो आपका आंसर होगा कि भैया मगध पर 7 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया? 7 वंशों ने शासन किया। और वो 7 वंश जो है वो कौन कौन से थे? तो आप बोलोगे भैया 7 वंशों ने क्या किया? 7 वंशों से, सैनिक ने, 7 वंशों ने शासन किया। कहां पर? मगध पर। ओके, डन, क्लियर। अब जो ये मगध है कहां है? देखो दिख रहा है आपको, ये दिख रहे होंगे, कुरु, गांधार, कंबोज, मत्स्य, अवंती, चैत्या, वत्स, आस्का, मगधा, काशी, अंगा, विल्य, माला, कौशल, पांचाला। बात समझ गए? तो ये सब क्या है? ये 16 महाजनपद है। और इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ये मगध, जो वर्तमान में कहां है? बिहार में। ये मगध महाजनपद, समझ रहे हो? क्लियर है ना? मैं बात किसी कर रहा हूं? इसी मगध महाजनपद की कर रहा हूं। और आपको 16 दिख रहे होंगे मैप में। ठीक, चलिएगा। अब जो मगध महाजनपद था उसमें 7 वंशों ने शासन किया। उन 7 वंशों को याद करने की ट्रिक क्या है? हसीन मासूक सा। क्या है? हसीन मासूक सा। हसीन मासूक सा, ऐसे याद कर लेना। ठीक है। अब हा से कौन सा वंश है? सबसे पहला वंश जिसका नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था इस वंश का? हर्यक वंश। मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश कौन है? तो बोलोगे भैया उसका नाम था हर्यक वंश। कौन सा नाम था? हर्यक। हर्यक वंश के बाद दूसरा वंश कौन सा है? इसका नाम है शिशुनाग वंश। क्या नाम है इसका? शिशुनाग वंश। बात समझ गए? ससुरा, शिशुनाग वंश, बड़ा खतरनाक नाम है भाई। और तीसरा कौन है? इसका नाम है नंद वंश, जिसकी जिंदगी खराब कर देगा अभी। नंद वंश। तीसरा कौन है? नंद वंश। और चौथा कौन है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है? दैट कोल्ड मौर्य वंश। क्या है? मौर्य वंश। अब समझ आया? जिसे आप डायरेक्ट पढ़ते हो एक्चुअली में वो चौथा वंश है मगध पर शासन करने वाला। बट स्कूल वगैरह में क्या करे भाई, आप लोग सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, 70 रुपए के अंदर इतना ही मिलेगा, जितना मिलेगा उतना लो। ठीक है, क्लियर। मौर्य वंश। और इसके बाद फिर आएगा शुंग वंश। कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश। ठीक है, शुंग मैंने गलत लिखा है, शावाला शुंग आएगा, बट कोई नहीं, हमें कौन सा जरा पेपर देना यूपीएससी का। ठीक, कण्व वंश। कौन सा वंश आएगा फिर? कण्व वंश। ठीक, और कण्व वंश के बाद जो लास्ट वंश होगा सातवाहन वंश। अब देखो, आप जब नोट्स पढ़ोगे, आप जब अपनी बुक पढ़ोगे, तो उस बुक में इन सब का मेंशन आएगा। अब आपको बताओ, अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई ससुरा मैटर क्या था, चल क्या रहा था, तो आप पढ़ते जाते ना, सारी जिंदगी आपको समझ में नहीं आता सातवाहन कहां से आए, शुंग कौन थे, कण्व। अब देखो इन सबका नाम आएगा आप जब बुक पढ़ोगे तो। और कभी आपने इसको मैच नहीं किया होगा। हिस्ट्री पढ़ने का बेहतर तरीका यही है कि आप हिस्ट्री को सीक्वेंस से पढ़ो। और पहली बात आपको पता होनी चाहिए आप किस टाइम का पढ़ रहे हो, और ये पता होनी चाहिए इसके बाद क्या आएगा, इससे पहले क्या हुआ था। तब हिस्ट्री पढ़ने में पूरा मजा आता है। बीच बीच में जो उठा के हिस्ट्री की समझ नहीं आती, समझ गए? नहीं समझ गए? फिर आपको समझ में नहीं आएगा भाई ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया। अभी देखना बिल्कुल कहानी कैसे जुड़ेगी। तो जब कहानी को फ्लो में पढ़ोगे ना, समझ में भी आती है, अच्छी भी लगती है, और हिस्ट्री पढ़ने में फिर मजा भी आता है। हिस्ट्री बहुत जेन्युइन चीज है, पढ़नी चाहिए। मेरे को तो नहीं पढ़ना आता, लेकिन बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी पढ़ लूं। पहला वंश हर्यक, दूसरा वंश शिशुनाग वंश, तीसरा वंश नंद, चौथा वंश मौर्य, पांचवा शुंग, छठा कण्व, और सातवां सातवाहन। ऐसे याद रहेगा। ठीक है, सातवाहन ध्यान रखना। अब देखो मैं इन वंशों के बारे में कुछ कुछ बता देता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला
हर्यक वंश जो है, इस हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इस हर्यक वंश का जो संस्थापक था इसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था इसका? बिंबिसार। बिंबिसार कौन है? बिंबिसार मगध का पहला राजा है, ध्यान रखना। और ये सीबीएसई ने बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिंबिसार कौन है? बिंबिसार मगध का पहला राजा है, हर्यक वंश का संस्थापक है, जिसका नाम क्या है? बिंबिसार। क्लियर है मेरी बात? समझ गए? बिंबिसार क्या है? हर्यक वंश का संस्थापक। समझ रहे हो? अब जब नोट्स पढ़ोगे ना उसमें इसका नाम आता है, जब बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो अब सोच रहे बिंबिसार ससुरा कहां से आ गया, तुमको लग रहा है मौर्य साम्राज्य का राजा होगा, दूर दूर तक लेन देन नहीं इसका मौर्य साम्राज्य से, ठीक है। और यही वो बिंबिसार है जिसके समकालीन कौन थे? महात्मा बुद्ध। मतलब बिंबिसार और महात्मा बुद्ध दोनों एक टाइम पर थे, समकालीन। अब समझ आ रहा है? क्लियर है? वहां बौद्ध धर्म जैन धर्म की स्थापना हो रही है, यहाँ पर बिंबिसार और इसका बेटा अजातशत्रु क्या है? राजा। यानी कि वो दोनों समकालीन थे, समझो। अजातशत्रु क्या है? महात्मा बुद्ध के समकालीन था, बाप बेटे दोनों समकालीन थे महात्मा बुद्ध के। यानी कि इसी टाइम पर महात्मा बुद्ध भी क्या थे? एग्जिस्ट करते थे। उसको बोलते समकालीन, जब दो चीजें एक टाइम पर ही हो, ठीक। बिंबिसार का बेटा कौन था? बिंबिसार के बेटे का नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था इसका बेटे का? अजातशत्रु। क्लियर है? अब ध्यान रखना इनको नाम, ठीक है। फिर बिंबिसार के अंदर कई राजा, इस हर्यक वंश के अंदर कई राजा है, और हर्यक वंश को नाम मार दिया शिशुनाग वंश ने। और शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग था उसने हर्यक वंश के राजा को मार दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। अब शिशुनाग वंश जो था उसमें जो आखिरी राजा था उसको मार दिया नंद ने। किसने? महापद्मानंद ने। तो नंद वंश जो था उसकी स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मानंद ने। किसने की थी? महापद्मानंद। अभी जो महापद्मानंद है ये कौन है? ये महापद्मानंद जिसने नंद वंश की क्या करी थी? स्थापना। क्या करी थी इसने? स्थापना। किसकी स्थापना की थी? नंद वंश की। किसको मारकर? शिशुनाग वंश के आखिरी राजा को मारकर। और बिंबिसार ने किसकी स्थापना की थी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? और ये मगध का क्या है? पहला वंश। ये संस्थापन ध्यान रखना। अब जो महापद्मानंद है इसका बेटा जो था उसका नाम था धनानंद, वो ससुरा हरामी। इसी की पिक्चर होगी अभी, इसी की फील्डिंग लगाएगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो धनानंद था, कौन था? धनानंद। बात समझ गए? अब जो ससुरा एक धनानंद कैसे लिखा जाएगा? जय बहुत समस्या जय। धना समझ जाना भाई, धनानंद। अब जो ये धनानंद था, बात समझ गए? धना घना जो भी है। अब ये जो धनानंद था, इस धनानंद ये जो था ये क्या था? ये सेकंड नंबर का राजा था। नंद वंश के अंदर दो ही राजा हुए, एक उसका संस्थापक है उसका बेटा, बेटे के बाद तो फिर मौर्य आ जाएंगे। मतलब नंद वंश जो था इसकी स्थापना की महापद्मानंद ने, उसका बेटा राजा बनेगा धनानंद, और ये हरामी था ससुरा। अब इसकी कहानी समझाऊंगा आपको। और फिर आएगा मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व, फिर सातवाहन। सातवाहन को समझ लो। सातवाहन वंश जो था उसको क्यों पढ़ना है उसमें ध्यान रखना। सातवाहन वंश जो है वो मात्र सत्तात्मक थे। क्या थे ये लोग? मात्र सत्तात्मक। बात समझ गए? तो ये लोग मात्र सत्तात्मक थे और ये लोग सत्तात्मक, है ना। और ये लोग पितृवांशिकता को नहीं मातृवांशिकता फॉलो करते थे। सातवाहन वंश में एक राजा का नाम रखना, उसका नाम था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। क्या नाम था उसका? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, ये जो है ना गौतमी इसकी मम्मी का नाम है। ठीक, इस धंधे का नाम, वैसे लड़के का नाम सातकर्णी है, मम्मी का नाम गौतमी था, क्योंकि सातवाहन वंश में ना मम्मी के नाम के अपने नाम से पहले मम्मी का नाम लगाया करते थे लोग, तो इसका नाम है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इसकी बस एक काम ध्यान रखना, इसने शाकों को मारा था। किसको मारा था इसने? शाकों को। शाक कौन है? अब ये आपको आगे पढ़ाऊंगा शाकों के बारे में भी, ठीक है। शाक कौन है? ये शाक मध्य एशिया से आए थे, है ना, भारत के अंदर। जब सातवाहन वंश जो है, बात समझ के देखो, मौर्य वंश के बाद जो है ना भारत में जो मगध का इलाका है वो कमजोर पड़ने लग जाएगा। मौर्य वंश के बाद जो शुंग वंश है वो इधर की ओर शिफ्ट होंगे, तो ये वाला हिस्सा खाली पड़ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर कर्ण वंश, कुषाण वंश, शाक, बात समझ के, पहला वो लोग अटैक करना शुरू करेंगे। तो जो उसमें मध्य एशिया से आने वाले शाक लोग होंगे, ठीक है, उन शाकों को मारेगा कौन? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। महाराष्ट्र के इलाके में ये उनको बहुत पीटता है, गुजरात महाराष्ट्र में। और शाकों का एक राजा ध्यान रखना जो बहुत फेमस था। बात समझ गए? ये देखो एक्चुअली में ना आपके 12th क्लास में इनके बारे में ज्यादा मेंशन नहीं है। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, इन 7 वंशों में आपको सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ना है डिटेल में, जिससे क्वेश्चन पूछेगा, जिससे पूरा आपका चैप्टर डन हो जाएगा। इन 7 में आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ मौर्य को। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं ये सब चीजें, क्योंकि आपको लिंक में रहेगी एक्चुअली में चल क्या रहा था। लेकिन सातवाहन वंश से कुछ क्वेश्चन बनाता है, पूरा सातवाहन वंश नहीं पूछेगा। हाँ, सातवाहन वंश मात्रवाद सत्तात्मक व्यवस्था को फॉलो करता है, वो पूछेगा। सातवाहन वंश में प्रसिद्ध राजा कौन था? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, ये पूछेगा। सातवाहन वंश में गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी जो है अपनी मम्मी का नाम पहले लगाएगा अपने नाम से, ठीक है, गौतमी उसकी मां का नाम था। सातकर्णी जो है इसका एक प्रसिद्ध काम बताओ, इसने शाकों को मारा था। शाकों का एक राजा था नहपान, उसको बहुत मारा था, बस इतना ध्यान रखना। और शाकों को क्या करेगा? ये बहुत मारेगा। शाकों का एक फेमस राजा था, शाकों से भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछेगा शाकों के प्रसिद्ध राजा का नाम बताओ,
तो शाक जो थे, बात समझ गए, ये सब कौन है, ये सब वंश है जो भारत में राज कर रहे हैं। एक राजा थोड़ी है भारत के अंदर, कई सारे साम्राज्य, कई सारे राजा है। तो जो शाक है, इन शाकों में एक प्रसिद्ध राजा था, उस राजा का नाम ध्यान रखना, उसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था उस राजा का? रुद्रदामन। जो राजा रुद्रदामन था, ये शाकों का एक फेमस राजा था। और इस रुद्रदामन का एक काम ध्यान रखना, इसने एक झील बनवाई थी जिसका नाम, मतलब एक झील थी जिसका नाम था सुदर्शन झील। क्या नाम था उस झील का? सुदर्शन झील। तो जो सुदर्शन झील है, वो सुदर्शन झील को दोबारा रिन्यू किसने करवाया था? वो करवाया था शाकों के राजा रुद्रदामन ने। क्लियर है? जो गुजरात के अंदर एक झील है सुदर्शन झील, इस सुदर्शन झील को रिन्यू, इस सुदर्शन झील को नया करवाने का काम किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। ये सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई थी, अशोक ने भी इसको रिन्यू करवाया था और बाद में इसको रुद्रदामन ने भी ठीक करवाया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि रुद्रदामन का कोई एक प्रसिद्ध काम बताओ, उसने सुदर्शन झील को क्या करवाया था? रिन्यू करवाया था। बस इतना ध्यान रखना इन दोनों से। तो मेन तो हमारा कौन है? मगध में मौर्य। ठीक है, अब जो मौर्य वंश है इसको हमें डिटेल में समझना है कि भाई मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, ये हमारा मेन टॉपिक है। समझ गए? अब मौर्य वंश से पहले कौन था? नंद वंश, उससे पहले शिशुनाग, उससे पहले हर्यक वंश। तो क्वेश्चन पूछेगा मगध का पहला वंश हर्यक, ठीक है, फिर शिशुनाग, फिर नंद। अब नंद वंश के अंदर राजा कौन है? महापद्मानंद। क्लियर है? नंद वंश में राजा कौन है भाई? महापद्मानंद। क्लियर है? अब इस महापद्मानंद को हाईलाइट करके रखो। अब महापद्मानंद का बेटा कौन है? धनानंद। ये क्या है? मगध का राजा। धनानंद जो है वो मगध का राजा है। अब इसको यहाँ होल्ड कर दो, धनानंद को यहाँ पे थोड़ी देर के रहने दो, हम चलते कहीं और। कहीं और कहाँ चलते हैं भाई? कैमरे से निकल थोड़ी कहीं चल जाएंगे। तुम लोग तो घर में अपना लेट वेट के देखते रहते हो यार, हम तो सारे दिन पढ़ा ही रहे हैं ससुरा। क्लियर है? बड़ा भाई साहब दिक्कत है। ठीक, तो धनानंद जो है इसको यहाँ होल्ड करते हैं। अब हम चलते हैं बैक में थोड़ा सा। कहाँ चलते हैं? एक व्यक्ति के पास जो भारत की ओर आ रहा है, और वो व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति को समझो। ये है भाई साहब, इनको समझो थोड़ा सा, ये क्या करने वाले हैं, इनकी क्या मंशा है। इन भाई साहब का नाम है अलेक्जेंडर सिकंदर। क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर सिकंदर। ये जो सिकंदर भाई साहब हैं, बात समझ गए, ये मैसिडोनिया के राजा हैं। किसके राजा है? मैसिडोनिया के। एक राजा थे, उनका नाम था फिलिप, मैसिडोनिया के अंदर ही थे फिलिप, उनका बेटा है सिकंदर। और सिकंदर जो था, ये एक सनक सवार होती है, इसमें एक सपना देखता है कि मुझे पूरी दुनिया जीतनी है। क्या जीतनी है? मुझे पूरी दुनिया। आपने नाम भी सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर, तुम हारे तो तुम बंदर। ठीक है, क्लियर? तो सिकंदर के अंदर सनक सवार होती है, मुझे पूरी दुनिया जीतनी है। अब सिकंदर जो है वो मैसिडोनिया का था। देखो यहाँ से सिकंदर अपना एरिया एम्पायर, देखो दिख रहा है, जितना भी एरिया दिख रहा है, ये सिकंदर ने जीता था। समझ गए? क्लियर? आपको लग रहा होगा भैया सिकंदर ने दुनिया जीतने का सपना देखा था, पर दुनिया थोड़ी जीती है उसने। ध्यान रखना, सिकंदर के टाइम पर लोगों को बस यही पता था कि यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप यही है दुनिया। क्योंकि इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, इनको पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं अंटार्कटिका भी है, इनको पता ही नहीं उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी है। याद करो, आगे चलकर आप पढ़ोगे, या 11th क्लास में आपने पढ़ा था ना कि 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस कहां पहुंचेगा? वेस्ट इंडीज पहुंचेगा, तब उसको पता लगेगा कि भाई ओ हो यहां भी एक महाद्वीप है। तब उनको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जानकारी मिलेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया खोजा जाएगा। समझ गए? तो मतलब उस टाइम तक लोगों को बस यही लगता था कि महाद्वीप सिर्फ 3 ही है, ये और ये, क्योंकि तीनों जुड़े हुए थे आपस में, 3 महाद्वीप आपस में अटैच है। समझ गए? तो उनको लगता था यही दुनिया है। तो ये यहां से एम्पायर जीतता हुआ कौन आगे बढ़ेगा? सिकंदर। यहां से आगे बढ़ रहा है सिकंदर, एम्पायर को जीतता हुआ। क्या है सिकंदर की जिद? सिकंदर की जिद है मुझे दुनिया पे कब्जा करना है। इसको नीड नहीं है, इसको सनक है, बस इसको करना है कब्जा। अपना आराम से जी खा है, कैसे कैसे सपने देखते रहे सुअर हो, अपना जी खा रहा, नहीं मुझे दुनिया जीतनी है, अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहा है। कौन? सिकंदर। अब सिकंदर जो है ये अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहा है, इसके अंदर सनक सवार है क्या भाई? कि मुझे दुनिया जीतनी है। कौन? सिकंदर। सिकंदर के 2 सेनापति का नाम ध्यान रखना, एक का नाम था निर्याकस। क्या नाम था? निर्याकस। निर्याकस सिकंदर का सेनापति है, और एक का नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है? सेल्यूकस निकेटर। अच्छा, मैं पीछे वहां छोड़कर आया हूं, वहां से भूल कहीं हट मत जाना, उस बंदे को ध्यान में रखना। कौन पीछे? मैं किसको छोड़ के आया हूं? धनानंद को। इधर धनानंद को मैं छोड़ के आया हूं, अभी यहीं पे वापस आएंगे हम, लेकिन मैं उससे पीछे कहां चले गया हूं? अभी सिकंदर पे चला गया हूं। इधर तो ज्यादा पीछे चलेगा भाई, इधर सिकंदर पे आ गया हूं अभी। तो ध्यान रखना, अब सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस, ये दोनों क्या है? सेनापति। किसके? सिकंदर के। ये है जल सेनापति। क्या है? जल सेनापति, मतलब नेवी वाला ऑफिसर है। और ये थल सेनापति, यानी कि आर्मी का सेनापति। आर्मी वाला बंदा कौन है? सेल्यूकस निकेटर का सेनापति। आर्मी वाला सेल्यूकस निकेटर। जल वाला निर्याकस, मतलब निर्याकस का काम है सेना मैना का, जो नेवी का काम है वो देखना, नावा बनाना, कहीं नदी पड़ के बीच में तो पुल वुल बनाना, ये जल सेनापति है। और थल सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर आ रहा है आगे की तरफ, भारत की तरफ बढ़ना शुरू कर रहा है, पूर्व की तरफ। बात समझ गए? क्योंकि पश्चिम से आ रहा है हमारे, है ना।
अब सिकंदर यहां से जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है भाई, बिल्कुल समझ गए। अब जब सिकंदर यहां से जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है तो यहीं पर भारत का एक इलाका पड़ेगा, आप ध्यान रखना, यहीं पर भारत का एक हिस्सा है। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको जम्मू कश्मीर के इधर, है ना, यहाँ पर पाकिस्तान में, यही पाकिस्तान में भारत का एक महाजनपद है, ध्यान रखना, भी मैंने पढ़ाई भी था पीछे 16 महाजनपद, उसमें से एक महाजनपद है, इसका नाम है तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। और इधरी एक महाजनपद तक्षशिला, और यही तक्षशिला महाजनपद में, बात समझ गए, यूनिवर्सिटी है दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन अगर कभी कल को आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला एक महाजनपद भी है, ठीक है, क्लियर, मतलब तक्षशिला राजधानी है, ठीक है, महाजनपद है। तो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला है, ठीक है, क्लियर, दुनिया का। बट अभी ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कहां है? पाकिस्तान में। तो फिर भारत का क्या हुआ? भारत का तो है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में चला गया, चोरों ने ले लिया ससुरा, उनका था क्या, पाकिस्तान बना 40 मांग 40 में, बना 47 में, है तो हमारा ही, समझ गए, इतिहास तो हमारा ही है, ठीक, इसलिए बेटा है यार हमारा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना ही बेटा है, थोड़ा हरामी बेटा है, थोड़ा सा हरामी, उतने कुछ बेटे समय के निकल जाते हैं, वो समय क्या ही है ना, बाप की नहीं सुनता, बाप से ही भिड़ता है वो दारू पी के। तो तक्षशिला जो है वहां पर पहला विश्वविद्यालय दुनिया का, और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर एक प्रोफेसर हुआ करते थे, बहुत ही जाने माने पढ़े लिखे प्रोफेसर, उन्हीं प्रोफेसर का नाम था आचार्य चाणक्य। अब समझ आया आचार्य वर्ड कहां से आया, क्लियर, यही प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम क्या है? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम बताओ। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से? विष्णुगुप्त। चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य कौन है? चाणक्य। विष्णुगुप्त भी कौन है? चाणक्य। तीनों नाम है इनके, ध्यान रखना, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ठीक। तो यही प्रोफेसर हुआ करते थे चाणक्य। अब चाणक्य यहाँ पढ़ाया करते थे। चाणक्य एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, दूरदर्शी थे, दूरदर्शी मतलब जो बहुत आगे की सोच के चलते हैं। चाणक्य को इस बात का खतरा का अंदाजा लग गया था कि भारत की तरफ एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो आगे बढ़ रहा है, और वो बहुत बड़ा खतरा कौन है? वो खतरा है आपका सिकंदर। तो सिकंदर जो था वो जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, और सिकंदर का जो आक्रमण था इतना तीव्र था कि बीच में जितने भी राजा पड़े वो सबको मारता हुआ आया। तो चाणक्य को समझ में आ गई थी ये बात कि सिकंदर को रोक पाना बहुत मुश्किल है, छोटे मोटे राजा तो बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। सिकंदर को अगर कोई रोक सकता है तो एक मजबूत ताकतवर राजा ही रोक सकता है, जो एक रणनीति में कामयाब हो, जिसके पास बड़ी सेना हो, जो गुणी हो थोड़ा सा, समझ गए। अब चाणक्य को समझ में आता है कि यार अगर सिकंदर आक्रमण करता हुआ ऐसा आगे बढ़ता गया तो वो भारत अभी कब्जा कर लेगा और यहाँ सब कुछ नष्ट कर देगा, वो खराब कर देगा, हेलोनाइजेशन कर देगा वो हमारे लोगों का। अब हेलोनाइजेशन क्या होता है? 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, क्लियर, यूनानी करण जिसे बोलते हैं। अब तक्षशिला की तरफ बढ़ता है तो यहां से सिकंदर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब ये तो है नहीं कल ही आ जाएगा, कब्जा करते हुए आ रहा है तो भाई टाइम लगेगा भी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब अगले 4, 5, 10 साल, 15 सालों में सिकंदर हमारी तरफ आक्रमण कर देगा, 10, 5 सालों में, जो भी है, 5 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। तो समझ आ गया था किसको? चाणक्य को, कि भाई खतरा मंडरा रहा है, जैसे कोरोना एकदम में थोड़ी आया, समझ गए नहीं समझ गए। अब चाइना के अंदर कोरोना बढ़ रहा है तो इससे भारत को अवेयर हो जाना चाहिए, ये नहीं कि भारत में आकर तो ही अवेयर होंगे, है ना भाई। तो चाणक्य को ये बात का अंदाजा लग गया कि भारत की तरफ एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और चाणक्य को समझ में आया कि सिकंदर को रोक पाना किसी छोटे बस के राजा की बस की बात नहीं है, रोकेगा तो बड़ा राजा ही रोकेगा। और बड़ा राजा कौन है? वो बड़ा राजा है कौन? जो इधर बैठा हुआ है, कौन है? मगध का राजा। और यही है मगध, क्या है यहाँ पर? मगध है। और इस मगध का राजा कौन है इस टाइम पर? उसी राजा का नाम है धनानंद। क्या नाम है? धनानंद। ए ससुरा सुअर राजा। और वही मगध का राजा कौन है? धनानंद, समझ गए। अब यहां पर एक बात आपको समझ में आई होगी कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है तो उस टाइम पर भारत में मगध का राजा कौन है? धनानंद। कौन धनानंद? जिसको मैंने पीछे रुकवाया था, अब याद आया, क्लियर है। तो इसी धनानंद के टाइम पर क्या होगा? सिकंदर का आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा? सिकंदर का आक्रमण, क्लियर है। किसके टाइम पर होगा? धनानंद के टाइम पे, क्लियर हुई मेरी बात? अब समझ गए। इसी सिकंदर का क्या होगा? आक्रमण होगा। तो इधर मगध का राजा कौन? धनानंद। चाणक्य को यह बात पता थी कि अगर कोई व्यक्ति है भारत में जो सिकंदर को भारत में आने से रोक सकता है तो वो सिर्फ कौन है? धनानंद, क्योंकि इसके पास सामर्थ्य है, इसके पास बड़ी सेना है, ये बड़े साम्राज्य का मालिक है, छोटे मोटे साम्राज्य नहीं रोक पाएंगे भाई उसको। धनानंद का एम्पायर बड़ा था, यहां तक था उसका एम्पायर पूरा, लेकिन धनानंद जो था वो ससुरा एकदम अय्यास राजा। इसको ऑर्केस्ट्रा देखने का शौक था, ये सारा दिन बस नाच देख कर आता था लड़कियों का, दिल मेरा मुफ्त का, ससुरा अंगूर खा रहा है, मजे ले रहा है बिल्कुल ही, है ना। इसकी जिंदगी थी क्लब वाली, हुक्का पी रहा है सारा दिन ससुरा, ये नाच गाना देखते रहता था। इसको लगता था कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं मतलब बड़ा राजा हूँ, मेरे खिलाफ कौन बोलेगा, फलानी लैट है, अपनी लैट एटीट्यूड, मारेगा भी ससुरा इसको, ठीक। अब धनानंद जो था ये अपने घमंड में था,
चाणक्य जो है वो धनंद को समझाने के लिए इसके दरबार में जाते हैं कि भाई धनंद, आपको पता ही नहीं है कि एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब भाई बड़ा खतरा आ रहा है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तो समझा देंगे प्रैक्टिस करो, पहले से ध्यान रखो इस चीज का, है ना, पश्चिम की तरफ सुरक्षा बढ़ा दो। तो धनंद को जब समझाने के लिए चाणक्य पहुंचते हैं तो धनंद अपने ट्यूड में होता है, ऑर्केस्ट्रा देख रहा होता है, चाणक्य आके वहीं इसको रोक देंगे तो जो भी होता है ना। तो वही धनंद कहता है तुम मुझे सिखाओगे क्या, तो तुम मुझे बताओगे चोटी वाले ब्राह्मण। इसकी चोटी पकड़कर चाणक्य जी को झटकार देता है, मान लो ऐसे ही, है ना। अब वो झटकार देता है तो चोटी खुल जाती है उनकी। भाई यार तुमने प्रोफेसर, पढ़े लिखे इंसान, दुनिया का पहले विश्वविद्यालय वहां के बड़े जाने माने प्रोफेसर, भाई तुम अलग ही दुनिया में जी रहे हो, अब तो ये गया तो चाणक्य वहीं पढ़ लेते हैं कि बेटा तू तो गया, जब तक तेरे साम्राज्य को अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी ये शिखा यानी कि चोटी नहीं बांधूंगा। कौन कहते हैं? चाणक्य। अब चाणक्य ने टारगेट किसको ले लिया? धनंद को। धनंद को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, वो अपने ऑर्केस्ट्रा में, जिसको पता ही नहीं कि खतरा आ रहा है। चाणक्य ने कहा भाई साहब ये तो समझेगा नहीं, इसके हो गए भंग लड़ गई इसके ना से मैं, और खामा खाई मैं मत्था भी नहीं मार सकता भी। भाई राजा खामा खाई मेरे को और पीट दे तो मेरे को घुमा घुमा के फेंका है, क्लियर ना, बेइज्जती बेइज्जती करके भेज दिया किसकी? चाणक्य की। चाणक्य ने तो कह दिया था कि तेरे को तो मारूंगा, सुअर तू पीटेगा, बट अभी तेरे को पीटने से पहले किसी और को पीटना है, क्योंकि तू बड़ा खतरा नहीं है, खतरा बड़ा कौन है? सिकंदर। चाणक्य को समझ में आ गया था अभी टारगेट मेरा धनंद नहीं है, मारूंगा ससुरे को जरूर, लेकिन ये अभी टारगेट नहीं है, टारगेट कौन है ये, क्योंकि मैंने अपना सारा ध्यान अगर इस पे लगा दिया तो वो भारत में आगे बढ़ जाएगा, इसको मैं मार दूंगा लेकिन उसको नहीं रोक पाऊंगा अभी मैं। तो चाणक्य जो है वो अब क्या करते हैं? पश्चिम की तरफ जाने की सुरक्षा करते हैं। और चाणक्य का जो शिष्य है उस शिष्य का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चाणक्य का शिष्य कौन है? चाणक्य का शिष्य जो है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अब समझ आया चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है, बात समझ गए, वो किसका शिष्य है? चाणक्य का। अब चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य इनको शिक्षा देंगे, इनको ट्रेंड करेंगे, इनको शास्त्र विद्या शस्त्र विद्या सब सिखाएंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाकर यहाँ ट्रेन करेंगे। और चाणक्य जो है जब तक यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनी सारी इनको रणनीति वगैरह सिखाते हैं, तब तक ससुरा सिकंदर जो है वो यहाँ तक आ चुका होता है। अब चाणक्य कहते हैं कि भाई साहब इतना टाइम है नहीं हमारे पास, सेना वैना है नहीं, कितना चंद्रगुप्त मौर्य यार, अभी कहाँ सेना थोड़ी हमारे पास, कोई हथियार थोड़ी है, ट्रेनिंग व्रेनिंग कितनी हो यार, वो तो योग्य राजा ससुरा लड़ते हुए एक्सपीरियंस है, ससुरे को भिड़ने का एक्सपीरियंस है उसको, तो वो तो निपटा देगा चंद्रगुप्त मौर्य को ही। तो चाणक्य को बात समझ में आती है कि यार यहाँ हम सिकंदर से डायरेक्ट तो भिड़ ही नहीं सकते, मतलब सिकंदर से हमारा डायरेक्ट आमना सामने, भाई इसका तो चलो ठीक था राजा राजा भिड़ जाएगा, हमारा भी आमना सामना नहीं है। तो कहते ना जहां शस्त्र काम नहीं आएगा वहां कूटनीति काम आएगी, वहां दिमाग काम आएगा, दिमाग शकुनी बनो, ठीक। अब चाणक्य दिमाग लगाते हैं। चाणक्य कहता है कि भाई साहब एक बात समझो, बात यह है कि यहां पर आप देखोगे एक नदी है व्यास। क्या नदी है? व्यास। अब भारत में इधर नदियां बहती है, आपको पता है, सिंधु नदी, रावी, झेलम, सतलज, व्यास, वित्सता, समझ गए, क्लियर, सरस्वती। तो कई नदियां यहां पर थी, उन्हीं नदियों में एक व्यास नदी थी, और व्यास नदी के पास तक सिकंदर की सेना पहुंच चुकी थी। जैसे ही सिकंदर की सेना व्यास नदी के पास पहुंची, यहां पर एक एरिया पड़ता है आंबिक, यहाँ का राजा था, मतलब आंबिक था यहाँ का राजा, क्या था? आंबिक। ये आंबिक ससुरा भारत के अंदर तो मतलब डरपोक राजा भी रहे हैं बहुत सारे। यहाँ का सबसे पहला राजा था आंबिक, क्या नाम उसका? आंबिक राम था, क्लियर है। ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को कहीं भाई 12th क्लास पढ़ने आए थे भैया, यूपीएससी तो नहीं पढ़ा दे रहे हैं? हाँ नहीं भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, है ना, क्लियर। ये सब दिमाग में रहेगा आपके, 12th क्लास के बाद पढ़ना पड़ेगा आपको, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो ऊपर ऊपर का ही आएगा, नीचे का कुछ नहीं आएगा, समझ गए? नहीं समझ गए? और जब क्वेश्चन घुमा के आता ना तो आप तोते गुम हो जाते हैं, फिर आप पंखा देखते बहुत तेज चल रहा है जी, हाँ ये पंखा तेज चल रहा है, वो पंखा सर वॉशरूम जाए 4 बार वॉशरूम लगेगा आपको, डिटेल में पढ़ना चीजों को। तो सबसे पहले आंबिक से भिड़ेगा कौन? सिकंदर। सिकंदर सबसे पहले आते ही आंबिक को पकड़ लेगा। आंबिक जो था डरपोक राजा था, वो समझ जाता है सिकंदर मारेगा बहुत, तो आंबिक जो सिकंदर को देखते क्या कर देगा? सरेंडर कर देगा, भाई साहब पापा जी ओके। तो आंबिक शरण ले लेगा किसकी? सिकंदर की। अब जैसे ही सिकंदर आंबिक को मारेगा, आज समझ गए, सिकंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब सिकंदर जो है वो नदी को पार करते हुए इस तरफ से आएगा, तो उसको एक राजा मिलेगा यहाँ पर व्यास नदी के पास, यहीं पर एक राजा मिलेगा व्यास नदी के पास, समझ गए? अभी व्यास नदी के इस तरफ है सिकंदर, और सिकंदर को यहाँ पर एक राजा मिलेगा, उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था राजा पोरस। ये भारत में चल रहा है सारी कहानी, ठीक है, यानी कि सिकंदर व्यास नदी तक आ चुका है। अब यहाँ पर सिकंदर की मुलाकात किससे हो गई? राजा पोरस से। अब यहाँ सिकंदर को समझ आएगा भारत में वो किससे भिड़ेगा, ठीक। अब जब सिकंदर की सेना पोरस की सेना से भिड़ेगी, तो पोरस को पहली बात छोटी सेना दी, दूसरा सिकंदर की सेना बड़ी थी, और आंबिक ने सारी जानकारी दे दी, क्योंकि आंबिक ससुरा घर का बेदी लंका डाय वाला हाल हो गया, वो समझा देगा कि भाई यहाँ की जलवायु ऐसी है, इधर नहीं उधर से मारो, यहाँ से नहीं वहां से, इस तरफ से उस तरफ से। अब पोरस जो था वो गिर गया, और पोरस की सेना पड़ गई कमजोर, तो सिकंदर की जो सेना थी वो पोरस को पकड़ लेगी, और पोरस को पकड़ के घसीटते हुए लेके जाएगी सिकंदर के सामने,
और सिकंदर के सामने जाकर पोरस को बोलेंगे कि चलो भाई सरेंडर कर दो, तो सिकंदर बोलेगा ठीक है भाई सरेंडर करो। तो पोरस ऐसे आंखों में आंखें डाल के देखता है सिकंदर की। सिकंदर कहता है भाई पिट चुके हो तुम, चारों तरफ मेरी सेना है, एटीट्यूड मत दिखाओ, खामाखाई पिट जाओगे, निपट लोगे। पोरस कहता है बाबू डर नहीं लगता मुझे उससे, तू मार मुझे। सिकंदर कहता है ये कैसा ससुरा। तो सिकंदर कहता है कि भाई तुम पिट चुके हो, तुम्हारी पिटैया लग चुकी है, सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, मेरे साथ मिल जाओ। तो पोरस कहता है ना ना नहीं, मिलना नहीं है, गद्दारी नहीं जी, मारो मुझे, जान से मार। सिकंदर कहता है क्या कर तेरे साथ। कहते करना क्या है जी, जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए, मार मुझे। सिकंदर कहता है ससुरा क्या कॉन्फिडेंस है यार, मौत सामने खड़ी है, हार गया है, घुटनों में पड़ा है, लेकिन फिर भी इसका एटीट्यूड नहीं जा रहा है, मार मुझे कह रहा है, मौत से डरने लगता है। कहते गोदे सिकंदर ने कहा यार ऐसा बहादुर होता तो हमारे को चाहिए ही चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए सेना में, ससुरा मौत को भी चुनौती दे दे। तो सिकंदर पोरस की बहादुरी को देखकर क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। ये बंदा है बहुत अलग ही जिगरा है इस बंदे में। लेकिन गलती क्या होती है, सिकंदर के बगल में उसकी बीवी खड़ी होती है, रेक्सोना, समझ आया, उसका भी दिल आ जाता है पोरस पे। सिकंदर कहता है अरे भाई साहब ससुरा ये तो बेइज्जती हो जाएगी जी, दुनिया क्या बोलेगी, सिकंदर जिसने दुनिया जीती बीवी हार गया, भारत का क्या नाम होगा इतिहास में, समझ रहे हो। सिकंदर की बीवी पटा ली हमने, विश्व विजेता सिकंदर की बीवी पटाई। मैं तो भाई दो वीडियो बनाता था, थंबनेल बड़ा बड़ा होता, सिकंदर की बीवी पटा ली, समझ गए। सिकंदर कहता है अपनी बीवी से चल राखी बांध इसको। तो राखी का त्यौहार बनाया जाता है और सिकंदर की बीवी रेक्सोना पोरस की कलाई पे क्या बांधती है, राखी बांधती है, और यहाँ एक संबंध स्थापित किया जाता है, मतलब एक रिलेशनशिप बन गई, समझ गए, भाई बहन रिश्ता हो गया, सूरज जियो वाला मैटर बन गया, मान लो। अब पोरस जो है और आम्बिक जो है वो 7 दिन लग जाता है, किसका, सिकंदर का। अब सिकंदर यहाँ ताकतवर हो चुका है, क्लियर है। अब सिकंदर का क्या क्या टारगेट है कि भाई भारत की तरफ बढ़ना। लेकिन इसी बीच में अब घटना सुनो, अब यहाँ पर जो व्यास नदी है, कौन सी नदी है, जो व्यास नदी, समझ गए। तो बादल से कौन लड़ा था, पोरस, ठीक है। अब यहाँ जो व्यास नदी है, व्यास नदी का पानी जो है बहुत ज्यादा हाई हो गया, क्योंकि वो टाइम था मानसून का, और इस टाइम पर भारत के अंदर मानसून आ चुका था, और व्यास नदी का पानी बहुत ज्यादा उफान पर आ गया। अब सिकंदर की जो सेना है उसने कहा सर ये तो व्यास नदी का पानी इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि अभी इसे पार करना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल, सर रणनीति बना, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद चलेंगे, 2-3 महीने रुक जाओ, पानी का भाव शांत होने दो, अब यहाँ तंबू डालते हैं, यहाँ कैंप डालते हैं, रुकते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है चलो करते हैं ऐसा, तब तक बांध बना लेंगे, तब तक थोड़े थोड़े लोग उधर पार लगते रहो। तब तक टाइम मिल गया किसको, चाणक्य को। चाणक्य ने कहा कि भाई सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अपने कुछ शिष्यों को, शिष्यों के अंदर चाणक्य ने किनको, 20 कन्याओं को, चाणक्य के पास शिष्यों में कमी नहीं थी, उसके पास कन्याएं भी थी, सुंदर सुंदर कन्याएं चाणक्य लेकर आया। और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने चुपचाप बड़े ही प्यारे तरीके से सिकंदर की सेना में नदी पार करवा के अपने लोगों को घुसाना शुरू कर दिया, किसने, चाणक्य ने। और ये जितने भी लोग हैं सब किसके हैं, चाणक्य के भेजे हुए, सिकंदर को, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह सब लड़कियां भेज दी। उनका काम यह था कि सिकंदर की सेना में जाकर एक अंधविश्वास फैलाना, एक डर फैलाना कि अगर आपने व्यास नदी को पार किया तो आपको भगवान का श्राप लगेगा। क्यों, क्योंकि भारत एक पवित्र भूमि है, भारत देवताओं की भूमि है, जिसने भी व्यास नदी को पार किया, भारत की भूमि पर खून खराबा किया, उसको देवताओं का श्राप लगेगा, वो अंधा हो जाएगा, वो मर जाएगा, समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर। और ऐसे ऐसे अंधविश्वास फैलाना शुरू किए। अब सिकंदर के लोग भाई मानेंगे इस बात को, नहीं मानेंगे। लेकिन सिकंदर जो था उसकी सेना में 2 चीजें हो गई थी। पहला, उसकी सेना बहुत लंबे समय से युद्ध करते हुए आ रही थी, वो थक चुकी थी, अब उसका मन नहीं था कि हम और आगे की ओर बढ़े। वो सिकंदर से कह रही है भाई साहब कितना कब्जा करोगे, वापस चलना घर है, बीवी याद कर रही होगी यार मेरी, तू ससुरा पागल वागल बीवी लेके साथ में आया है, हमारी बीवी हम छोड़ के आए हैं, हरामी, चल वापस। सिकंदर का नहीं, और आगे जीतना है, और आगे जीतना है। सिकंदर की सेना का मनोबल डाउन हो रहा था, सिकंदर की सेना थक चुकी थी, घर की याद सता रही थी, मुझको याद सताए तेरी। यहां पर जो चाणक्य है उसने लोग भेज दिए कि भाई तुमने व्यास नदी पार करी, तुमको लगेगा शराब। अब चाणक्य जो था उनको जहर विद्या की बहुत अच्छी नॉलेज थी। जहर विद्या मतलब होता है उनको पॉइजन का बहुत अच्छे से क्या थी, जानकारी। तो आज तुमको कुछ जहर खिलाऊंगा खाने में डाल के, 1 हफ्ते बाद मरोगे, ढूंढते रहना किसने खिलाया था। भाई साहब मैंने तुमको आज जहर दिया, 1 हफ्ते बाद मरोगे, पकड़ पाओगे अपनी तुम मुझे, जरा 1 हफ्ते में आपको कौन कौन खाना खिला दे, समझ गए। तो बड़ा खतरनाक जहर विद्या थी। चाणक्य ने चुपचाप तरीके से अपनी 20 कन्याओं को भेजा, वो लड़कियां बिल्कुल भैया इधर आओ इधर आओ, उनको पटा पटा के चुपचाप उनको खाने में का दिन लग गई जहर। और जिनको जहर देती उन्हीं को चुन करना व्यास नदी के पास लेके जाते, और व्यास नदी के पास लेके जाते, बोले चलो पार करके बार कोशिश करो, उससे व्यास नदी पार कराने की कोशिश कराते, फिर वापस ले जाके छोड़ देते, चल बेटा तू अब तू जा, तू नहीं कर पाएगा। और 3-4 दिन बाद जब वो बंदा मर जाता तो लोगों को बोलते कि यही वो व्यक्ति था जो व्यास नदी को पार करने के लिए गया था, देखो शराब लग गया है इसको, यही तभी मरा है ये। अब सिकंदर की सेना जो थी उसका मनोबल बिल्कुल डाउन हो गया, कहा भाई यार कहीं बात सच तो नहीं है, कहीं वास्तव में पवित्र भूमि तो नहीं है। तो सिकंदर की सेना जो थी उसका जो मनोबल था वो बिल्कुल टूट गया।
चाणक्य यहाँ पे हल्का हल्का कामयाब हो रहा है। समझ गए नहीं समझ गए? अब सिकंदर ने अपनी सेना को लाख समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, चलो 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 चलो, बट व्यास नदी का पानी शांत नहीं हुआ। सिकंदर की सेना में बल टूट गया, घर की सस्ताने लग गई। तो सिकंदर ने भी कहा भाई साहब तुम मेरी सेना ही साथ नहीं देगी तो फिर मैं अकेले का किसको मारूंगा भाई, पिट जाऊंगा खामा खाई। तो सिकंदर अपनी सेना को लेकर पीछे की तरफ हट गया और सिकंदर वापस सेना लेकर कहां चला गया? अपने एरिया जहां से आया था। और बेबीलोनिया में सिकंदर की क्या हो जाएगी? मृत्यु 226 ईसा पूर्व में। किसकी? सिकंदर की। मृत्यु कहां होती है सिकंदर की? बेबीलोनिया में, ध्यान रखना। बेबीलोनिया में 226 ईसा पूर्व में सिकंदर की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। 326 200 कह रहा हूं, 326 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाएगी बेबीलोनिया में। किसकी? सिकंदरबा की। सिकंदर ही दोस्तों, ठीक, क्लियर। अब यहां से जैसे ही मैटर सॉल्व हुआ, सिकंदर की मृत्यु होगी ना, ध्यान रखना। सिकंदर की मृत्यु के बाद एक चीज ध्यान रखना, उसके सेनापति कितने थे? 2। सिकंदर के सेनापति कितने थे? 2। उन 2 सेनापतियों में से जो उसका थल सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम है उसका? सेल्यूकस निकेटर। जो थल सेनापति में सिकंदर का सेल्यूकस निकेटर सेनापति है, ये सेल्यूकस निकेटर को पूरब का हिस्सा क्या मिलेगा? पूरब का एरिया मिल जाएगा। मतलब सिकंदर की मृत्यु के बाद जो उसने एरिया जीता था ना, वो उसके उत्तराधिकारियों में और उसके सेनापतियों में बढ़ गया, उसके लोगों में बढ़ गया था। तो जो सेल्यूकस निकेटर है उसको ये वाला हिस्सा मिला था। ये वाला हिस्सा किसको मिला था? जो सिकंदर यहां तक का जीतेगा था, अफगानिस्तान वगैरह का, व्यास नदी के पीछे का, ठीक है, वो किसको मिलेगा? सेल्यूकस निकेटर को। ध्यान रखना है सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। अब इधर सिकंदर जो है वापस जा चुका है, सिकंदर की मृत्यु हो गई है। अब हम चलते वापस कहां पे? धनानंद पे। चलो धनानंद पे चलो। अब वापस आ जाओ कहां पे? धनानंद पे। अभी टारगेट कौन? देखो ये बात ध्यान रखना, चाणक्य का टारगेट कौन था? धनानंद। इसको तो मार रहा था, परंतु तो इसी का लिया था। लेकिन चाणक्य इस बात को जानता है, धनानंद को मारूंगा तो ये छोटा टारगेट है, इसको तो बाद में निपटा दूंगा, पहले निपटाऊं उसको। अब जब वो निपट चुका है तो भैया चाणक्य का भी कॉन्फिडेंस क्या होगा? ऊपर होगा। अब चाणक्य ने किसको निपटाया? धनानंद को। समझ गए? और फिर इसके बाद जो मौर्य वंश है, बात समझ गए, उसमें किसने? आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने युद्ध के मैदान में किसको मार दिया? धनानंद को। हालांकि धनानंद एकदम से नहीं मारा था, वो भी हरामी था बड़ा, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना वेना लेकर चाणक्य के साथ गए थे ना धनानंद को मारने के लिए, तो पिटने लग गए थे। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य भाग गए थे और चाणक्य भी भाग गया था, तो बच गए थे। तो भागकर चाणक्य के घर में छुप गए थे। समझ गए नहीं समझ गए? एक बुढ़िया थी, वो घर में रहती थी, उसके घर में कहते हैं चाणक्य छुप गए थे। तो बुढ़िया जो थी उससे बोलते कि मुझे कुछ खाने को दो, तो भूख लगी है। तो जो बुढ़िया थी वो गीली खिचड़ी देती है गरम गरम चाणक्य को खाने के लिए। चाणक्य बीच में से हवा हवा खाने लगते हैं, भूख लग रही थी भाई अगले को, ठीक। तो वो कहती है अरे बेवकूफ हो गया, बीच बीच में दिखाते, कोने कोने से खाओ, हल्का हल्का खाओ, हल्की ठंडी होने दो। चाणक्य ने कहा मैं बढ़िया, तूने सही मैसेज दे दिया। धनानंद को डायरेक्ट नहीं मारना है, पहले उसके छोटे छोटे साम्राज्य को कब्जा करो, अगल बगल के छोटे छोटे एम्पायर को कब्जा करो, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा एम्पायर, फिर मार दो किसको? धनानंद को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर ऐसे ही किया, पहले छोटे छोटे साम्राज्य को मार के सेना बड़ी करी और फिर निपटाया किसको? धनानंद को। और फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में, कब? 321 ईसा पूर्व में किसको मार दिया? धनानंद को। युद्ध के मैदान में मार दिया था उसको, सीधा युद्ध के मैदान में ही मार दिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 321 ईसा पूर्व में धनानंद को मार के किसकी स्थापना करेंगे? मौर्य वंश की। मौर्य वंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, और इसका नाम मौर्य वंश इसलिए रखा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की मम्मी का नाम मौर्य था, क्या था? मौर्य। तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 321 ईसा पूर्व में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ गए? और हर्यक वंश की स्थापना कभी ध्यान रखना 544 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 544 ईसा पूर्व में मगध की स्थापना हुई थी, मतलब हर्यक वंश की स्थापना हुई थी 544, ठीक है। देखो 544 से पढ़ते पढ़ते हम कहां चुके? 321। और 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य किसकी स्थापना करेंगे? इसकी बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो अब आपको यहां पर समझ आया होगा कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। अब सोचो, आपने सिर्फ सपोर्ट मटेरियल में या बुक में इतना ही पढ़ा होगा ना कि 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। समझ में आया? मौर्य वंश की स्थापना के पीछे किसका हाथ था? चाणक्य का। किसका हाथ था? चाणक्य। ससुरे मान लेता बात, पिटाई लगती तेरी, ऑर्केस्ट्रा और देखता तू थोड़े दिन, निपट लिया, ठीक। और इस तरह अब जो है देखो, यहाँ समझाया ना मैंने पूरी कहानी, मौर्य वंश की स्थापना 321 पूर्व तक क्लियर है। हमने यहाँ से सारा पढ़ लिया है, ओके ओके। अब इधर हमने सारा सिकंदर समझ लिया। सिकंदर के बाद फिर अब हम देखते हैं आगे की कहानी को थोड़ा और समझ लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना, ठीक। तो मैंने क्या समझाया? मैंने आपको कहा कि 321 ईसा पूर्व में, कब? 321 ईसा पूर्व में किसकी स्थापना होगी? तो आप बोलोगे 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? मौर्य वंश की स्थापना हुई। किसको मारकर हुई थी? धनानंद को मारकर। धनानंद कौन है? नंद वंश का आखिरी राजा। ओ ब्लर ब्लर,
अभी ठीक हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो नंद वंश का आखिरी राजा। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप बोलोगे भैया मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? इनके पीएम का नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। अब चाणक्य को यहाँ पे समझ लो, इसका चाणक्य दोबारा नहीं आएगा कहीं। चाणक्य ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था उस बुक का? अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र नाम की बुक किसने लिखी थी? ध्यान रखना, अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी चाणक्य ने। और इस बुक का नाम अर्थशास्त्र है, तो मत सोचना इकोनॉमिक्स लिखी है इस बुक में, लालू भाई पढ़ाएंगे इसको ना। इस बुक का नाम चाणक्य ने अर्थशास्त्र रखा था, लेकिन इसके अंदर उन्होंने राजनीति के बारे में बताया था, राजा के बारे में बताया था कि एक राजा के अंदर क्या गुण होने चाहिए। इसी में उन्होंने दिया था सप्तांग का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया था? सप्तांग का। क्लियर। कि एक राजा के अंदर 7 क्वालिटीज होनी चाहिए, एक राजा को 7 चीजों पे काम करना चाहिए, सप्तांग बोलते हैं उसी को। अर्थशास्त्र का संबंध किससे? राजनीति से, पॉलिटिकल से है। कहीं आप इको से लगाओ, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अब उसके बारे में समझो आगे क्या होता है। अब याद करो, मैंने अभी कहानी पीछे आपको एक घटना पढ़ाई थी। घटना क्या पढ़ाई थी? मैंने आपसे कहा था कि जैसे सिकंदर की मृत्यु होती है, सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर जो है उसको एरिया मिलता है वाला। और सेल्यूकस निकेटर जो था वो हरामी था। उसके दिमाग में एक बात थी कि ससुरा ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं कि व्यास नदी पार कर दोगे फलाना ढिंकाना हो जाएगा, कुछ नहीं है भाई। सेल्यूकस निकेटर कहता है मैं जाऊंगा, व्यास नदी पार करूंगा, देखता हूं कौन शराब लगता है। सेल्यूकस निकेटर को वहां भी शक हो रहा होता है, बट सिकंदर होता है तो सेनापति होता है, वो तो इतना चल नहीं पाती उसकी। जैसे ही उसके पास यहाँ का एरिया आता है, एक्सेस आता है, तो वो कहता है मुझे इससे आगे एक्सटेंड करना है पूरब की ओर। तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो सेना उठाएगा और अब व्यास नदी को पार करेगा। और जब अब वो व्यास नदी को पार करेगा तो डेफिनेटली पार कर लेगा, नहीं कर लेगा? बहुत इजीली कर लेगा। और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर जो है व्यास नदी को पार करके आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर खाली मिलता है उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से चाणक्य कहाँ चुके हैं? मगध। अब तो वहां यहाँ चुके हैं ना, अब ये पूरा इलाका खाली मिलता है और आगे बढ़ जाता है। तब तक जानकारी मिलती है चाणक्य को, ससुरा आगे आ गया तू माने नहीं अभी तक। अरे ठीक। अब धनानंद के बाद पिटाई किसकी लगेगी? सेल्यूकस निकेटर की। समझ गए? देखो चाणक्य ने पहले किसको निपटाया? सिकंदर को, फिर धनानंद को। अब इनकी बारी है, सेल्यूकस निकेटर महाराज जी की। अब सेल्यूकस निकेटर आएगा भारत में, समझ गए? तो भारत पे अब समझ गए चंद्रगुप्त मौर्य इधर राजा है, और जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा है तो भारत पे आक्रमण कौन करेगा? सेल्यूकस निकेटर। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? आपको समझ में आ जाओगा ना। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। ये किसका सेनापति है? सिकंदर का। इसको जो एरिया मिला था सिकंदर की मृत्यु के बाद, वो कौन सा एरिया मिला था? पश्चिम पूरब वाला, समझ गए, अफगानिस्तान वगैरह वाला। सेल्यूकस निकेटर ये भारत के ऊपर आक्रमण करेगा। जब ये भारत पे आक्रमण करेगा, अब इसकी लड़ाई किससे हो जाएगी? इसकी लड़ाई हो जाएगी चंद्रगुप्त मौर्य से। क्योंकि इसको बताओ, अब धनंद मिलेगा या चंद्रगुप्त मौर्य मिलेगा? तो इसको मिलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी और किसकी लड़ाई होगी? सेल्यूकस निकेटर। लेकिन अब एक बात तुम दिमाग से थोड़ा सोचो कि सेल्यूकस निकेटर अब आक्रमण करने तो आ रहा है, तो क्या अब चंद्रगुप्त मौर्य कमजोर होगा? भाई अब मगध की पूरी सेना उसके साथ है। जब थोड़ी सेना थी तब तुमको पिटाई लगवा दी, तब उनको भगा के भेज दिया। अब तो पावर में बंदा, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर। तो अब तो तुम्हारी और जिंदगी खराब कर देगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बहुत खूंखार हो चुके थे अब तक तो भाई। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सेल्यूकस निकेटर को जो युद्ध के मैदान में भगा भगा के मारते हैं, इतना भगा भगा के मारते हैं कि इनको समझ में आ जाता है कि भैया आपने पिटाई पक्की है। और ज्यादा भागेंगे तो हाफ के गिर जाएंगे तो मारेगा बहुत तगड़ा, जान से मनसन हमारा तो वैसे थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, अच्छी खासी जिंदगी है, निपट लेंगे खामा खाई। तो सेल्यूकस निकेटर को समझ में आ जाता है कि अपनी पिटाई पक्की है, पिटने वाले हैं। तो सेल्यूकस निकेटर कहता है अरे भैया रुको यार, इतना मार रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, मेरी बेटी भी देख लो। सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी होती है ना, उसी का नाम होता है हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी होती है, इसका नाम क्या होता है? हेलेना होता है। क्या होता है? हेलेना। ध्यान रखना, क्लियर। हालांकि जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना, ये हेलेना जो है कहता है मेरी बेटी देख लो एक बारी, फिर उसके बाद मुझे मारना। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी को देखते हैं हेलेना को, कहते हैं अरे वाह वाह ससुर जी, इतनी प्यारी बेटी लेकर आए हो, तुम कह रहे हो मुझसे भिड़ोगे, शादी करने वाला मैटर यहाँ तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो अपनी बेटी की शादी करवा देगा। किस शादी करवा देगा? चंद्रगुप्त मौर्य। सीजीएम का मतलब क्या समझ गए? चंद्रगुप्त मौर्य। बार बार क्या लिखूं यार, बड़ा सा नाम, समझ गए। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शादी कर लेंगे किससे? सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से, समझ गए। इसी को कार्नेलिया भी कहते हैं। कार्नेलिया का गीत सुना भी होगा आपने, इसी का नाम था कार्नेलिया, इसी का नाम कार्नेलिया था। हेलेना नाम था एक्चुअली में इसका ओरिजिनल, इसको कार्नेलिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शादी कर लेंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा देख रहे हो सिकंदर की क्या बुरी जिंदगी हो रही है। वहां आया तो बीबी हारने से बच गया, इधर ये आया तो बेटी हार गया। हाँ आते जाओ कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्लियर है। तो हेलेना जो है उससे शादी कर लेंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धनानंद था ना उसकी बेटी से भी शादी कर ली थी। सबसे पहले शादी उन्होंने उसकी बेटी से ही की थी, बात समझ गए। उसका नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा।
इतना याद याद करना आप लोग ना, बस सुन लो ध्यान से कि कनेक्ट रहेगा दिमाग। कहीं तुम ये सब याद करने लग जाओ, है ना, भैया पढ़ाएं तो याद ही करेंगे। ठीक है, क्लियर। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा पढ़ लोगे तो आइंस्टीन नहीं बन जाओगे। तो हेलना से शादी कर लेंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, अब चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शादी कर लेंगे हेलना से, तब ये दामाद दामाद बन गए किसके? सेल्यूकस निकेटर के। वे ससुर जी बन गए। तो भाई दहेज, अब दहेज वहेज तो देना पड़ेगा यार, थोड़ा दहेज तो चलता ही है, बिहार का है भाई चंद्रगुप्त मौर्य, दहेज तो चलेगा। तो दहेज में सेल्यूकस निकेटर जो है वो दहेज में काबुल, क्या? काबुल, कांधार, मकरान, हेरात। समझ आ रहा है? 4 राज्य, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, मकरान, हेरात, समझ गए नहीं समझ गए? ये दहेज में देके जाते हैं। ससुरा इधर हमारे दहेज में फ्रिज मिल जाए बड़ी बात है, समझे? ये ससुरा का पूरा राज्य देके जा रहे हैं। ले भैया ये पूरा एम्पायर जो है, जो हमको मिला था, हम तुमको सौंप के जा रहे हैं। तो जिस अफगानिस्तान को आप कहते हो ना कि अफगानिस्तान दहेज में मिला था, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। समझ आया? दहेज था वो। कौन देकर गया था दहेज? सेल्यूकस निकेटर। काबुल, कांधार, मकरान, हेरात वो देकर गया था। तो सिकंदर के टाइम, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो था, बात समझ गए, उनका एम्पायर अफगानिस्तान तक हो गया। वो सारा इलाका जो सिकंदर ने जीता था, सिकंदर के बाद किसको मिला? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर बीवी बेटी की शादी कराकर किसको दे गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। भाई तुम संभालो, मैं तो जा रहा हूँ अपना, वहीं रहूंगा, जिया खाऊंगा, इधर आता हूँ भाई साहब, बेटी खो गई मेरी, क्लियर। अब बेटा तू इसके साथ ही रहियो, बाप बच गया तेरा, तू यहीं रह। अब अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए, अब भैया बाप तो बाप ही है, मोह तो होता ही है कि वहां बेटी आई, मेरी बेटी खो गई। अब सेल्यूकस निकेटर जो है वो अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए एक बच्चा छोड़ जाएगा, और छोटे से बच्चे का नाम होगा मेगास्थनीस। कौन था? मेगास्थनीस। मैग नहीं, मेगास्थनीस, मेगा ही होगा जो भी है, मेगास्थनीस। अब ये मेगास्थनीस कौन था? ये मेगास्थनीस जो है ये सेल्यूकस निकेटर का दूध था। क्या था ये? सेल्यूकस निकेटर का दूध। पढ़ा लिखा व्यक्ति था कौन? मेगास्थनीस। अब इसी मेगास्थनीस को बोलेगा, मेगास्थनीस महाराज तुम यहीं रहना, मेरी बेटी का भी ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो चिट्ठी लिख देना तुरंत ही। नहीं समझे? क्लियर है? डांटूंगा अपने दामाद को, हाँ भाई बेटी का ध्यान नहीं रखता है, छी। क्लियर? तो मेगास्थनीस को छोड़ के जाएगा किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ध्यान रखना ये पहला क्या है? राजदूत। तो इतिहास का पहला राजदूत कौन है? मेगास्थनीस है, जो किसके दरबार में आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन छोड़ेगा इसको? सेल्यूकस निकेटर। किसका ध्यान रखने के लिए? बेटी का। अब मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहेगा, मगध में रहेगा, भारत में रहेगा, देखेगा, घूमेगा फिरेगा मजे से। समझ गए भाई? बहुत आदेश देगा तो रहेगा नहीं है। तो मेगास्थनीस भारत में रहता है, मगध में रहता है, और सब कुछ देखता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। तो ये बुक लिखता है, इसकी बुक का बहुत नाम पूछता है। इसकी बुक का नाम था इंडिका, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। क्या ये? मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? और एग्जाम में आपको ये बुक नहीं देखने को मिले तो आप वीडियो आके वापस अनलाइक कर देना, सच्ची मत कर देना, कभी कभी नहीं मिलता है ना, बट बोल रहा हूँ मिल जाएगा। इंडिका बुक लिखी किसने? मेगास्थनीस ने। अब मेगास्थनीस की कहानी क्लियर हुई? क्लियर है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत क्या? इंडिका भी है, ध्यान रखना। एक अर्थशास्त्र होगी, एक इंडिका होगी। 2 बुक तो मैंने आपको ऐसी पढ़ा दी मजे मजे में, ठीक है, मजे मजे में, क्या सूरा मेहनत से पढ़ा रहे हैं जी। क्लियर? और शादी हो गई। अब इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य है, क्या है? जो चंद्रगुप्त मौर्य आगे काम करेगा भाई। चंद्रगुप्त मौर्य जो है आगे चलकर क्या करेगा? ये कहेगा भाई यार सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अपने जिंदगी मस्त मौज मस्ती में चल रही है जिंदगी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका एक बेटा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, एक क्या कई बेटे होंगे, मैं तो एक ही बोल रहा हूँ, मतलब बेटा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था उसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होगा, उसका नाम क्या होगा? बिंदुसार। बिंबिसार मत लिख देना मेरे भाई। क्या नाम था उसका? बिंदुसार। अब जो बिंदुसार है ये कौन है? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। एक्चुअली इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा है? ऐसे कहते हैं कि जब बिंदुसार की मम्मी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की बीवी दुर्धरा प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो चाणक्य जो है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दिया करते थे, इतना नहीं कि मर जाए, इस क्वांटिटी में कि कल को अगर कोई इनको जहर देके मारने की कोशिश करे तो इनके शरीर में जहर जो है उसको पचा लेने की क्षमता पहले से ही हो। तो वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया करते थे। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर? ताकि वो उसके आदी हो जाए, हैबिचुअल हो जाए। बात समझ रहे हो? क्लियर? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, कहते हैं एक दिन जो दूध इनको दिया गया था उसमें जो चाणक्य हल्का से जहर डाला करते थे वो इनकी प्रेग्नेंट बीवी ने पी लिया था, तो बच्चे पे रिफ्लेक्शन कर गया और इनके चेहरे पे छेद छेद हो गए। ऐसा मेरे को साइंस समझ ही नहीं आई वाली, हट ससुरा। क्लियर? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनकी बेटा जो था वो जब पैदा हुआ तो उसके चेहरे पर डिब्बे डिब्बे हुए, कुरूप सा थोड़ा बिंदु बिंदु, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बिंदुसार। तो बिंदुसार कौन था? बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। कौन? बिंदुसार। बिंबिसार बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। बिंबिसार कौन है भाई? बिंबिसार मगध का पहला राजा है। बिंबिसार, देखो बिंबिसार। और ये कौन है? बिंदुसार। समझ गए? क्लियर है? ध्यान रखना। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। अब चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को सारा कुछ सौंप जाएंगे, ले बेटे तू चला
मेरे पापा हो गए बूढ़ा और मैंने बहुत सारी शादियां कर ली, खूब मजे काट लिए, अब अपने को दे टाइम। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने जीवन के लास्ट टाइम में किसको अपना लेंगे? जैन धर्म को। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेंगे, क्लियर है? ये किसको अपना लेते हैं? जैन धर्म को अपनाया, और जैन धर्म को अपनाकर चंद्रगुप्त मौर्य, क्लियर है? ये कहां चले जाएंगे? जैन धर्म को अपना के कर्नाटक चले जाएंगे। कहां पे? कर्नाटक। बेटे को सौंप देंगे सारा, बेटा तो चला आप जा रहा है घूमने टूर पे, 4 धाम करूंगा, ठीक। हालांकि इस टाइम में 4 धाम बने भी नहीं थे। 4 धाम कौन बनाएंगे? आदि गुरु शंकराचार्य, है ना, 8 वर्ष की उम्र में निकलेंगे वो घर से, क्लियर। तो जैन धर्म को अपना लेंगे और कर्नाटक चले जाएंगे। और कर्नाटक में जगह श्रवण बेलगोला। कौन जगह का नाम क्या है? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला के अंदर संलेखना लेकर मर जाएंगे। जैन धर्म के अंदर पता क्या होता है? जैन धर्म के अंदर कहते हैं आपकी मृत्यु जो है, बात समझ गए, और जो जन्म है, इस सब का जो चक्कर पक्कर है, इससे दूर भागो। ये मोक्ष मोक्ष कुछ नहीं है। तुमको मोक्ष मिलेगा तब जब तुम्हारी आत्मा जो है वो जन्म नहीं लेगी। आत्मा को तड़पाओ। जैन धर्म के अंदर ना आत्मा को बोलते हैं मोक्ष कारण। यही है ससुरा जिसकी इच्छा शांत नहीं हो रही, तो जैन धर्म के अंदर आत्मा को तड़पाने की बात की जाती है कि आत्मा को तड़पाओ, मजा आएगा। तो जैन धर्म के अंदर ना एक विधि है संलेखना बोलते हैं बेसिकली इसको। संलेखना का मतलब होता है अपनी आत्मा को तड़पाना, यानी कि लास्ट टाइम में लोग क्या करते हैं? अपने आप को भूख प्यास से मार देते हैं, आत्मा को तड़पा तड़पा के, उसी को बोलते हैं संलेखना, समाधि ले लेना बेसिकली। तो श्रवण बेलगोला में मृत्यु हो जाती है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। बिंदुसार राजा बनते हैं, और बिंदुसार राजा बनने के बाद बिंदुसार के पुत्र होता है, और जो बिंदुसार के पुत्र होता है उसी पुत्र का नाम होगा चक्रवर्ती सम्राट अशोक। क्या नाम होगा? चक्रवर्ती वती जो भी है यार, अशोक लिख लो तुम। हिंदी मेरी बहुत खराब हो गई है जी, स्पेनिश सीखूंगा अब। हिंदी तो सही हो नहीं मुझसे, स्पेनिश सीख लूं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, समझ गए? और बिंदुसार के बाद उसका बेटा कौन होगा? अशोक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अशोक समझना। अब अशोक कैसे राजा, अशोक राजा कैसे बनेगा भाई? अशोक राजा बनेगा, अशोक के बाद कलिंग अभियान, ठीक है, फिर अशोक के बारे में और मौर्य वंश की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे अशोक के बारे में, समझ गए? देखो थंबनेल देख लो नेक्स्ट वीडियो का, अशोक, समझ गए? देख लो, सब कुछ वेल प्लान्ड है। अब चीजें सीक्वेंस में आएगी। मैं पीछे काम कर रहा था थोड़ा सा, वीडियो इसीलिए थोड़ी सी नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी, क्लियर? तो यहां तक कहानी समझ में आ गई है आप लोगों को? डन, डना डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यहाँ पर हम अशोक को शुरू करेंगे। यहां तक का सारा समझ में आ गया तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।